सभी साथियों को नमस्कार। मैं राजेश कुमार सरोज आप लोगों को आज कक्षा 12 के हिंदी को लेकर के आया हुआ हूँ। बच्चों, इसमें पहला चैप्टर जो लेकर के आया हूँ उस पर बात करेंगे कि दो प्रश्न इस तरह से गद्य से बनते हैं कि एक तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा उसके जो लेखक होते हैं उस लेखक की जीवनी और उनकी कृतियां, इन पर डिपेंड रहता है। तो देखिए, पहला पाठ जो है राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र का स्वरूप और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, और इस पर 80 शब्दों में इनका जीवन परिचय और कृतियां लिखी जाती हैं। जीवन परिचय एवं कृतियां, ये होता है आपका 80 शब्दों में। 80 शब्दों में इसको लिखना है, और यह कुल 5 अंक का होता है अकेले। जीवन परिचय एवं कृतियां यानी 80 शब्दों का मतलब होता है 10 लाइन, और 10 लाइन में आपको पूरा काम करना होता है। तो 10 लाइन में आपको क्या करना है कि जीवन परिचय आपको लिखना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल कहाँ से कहाँ जन्म लिए, कब जन्म लिए हैं, और इनका कौन सा गांव रहा है, इन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की है, ठीक है ना, इन्होंने कौन सी डिग्री प्राप्त किया है, डिग्री प्राप्त की, और कब इनकी मृत्यु हुई। कम से कम इसमें 5-6 लाइन इसमें हो जाएगा। इसके बाद 2-3 लाइन आप इनकी कृतियों को कर लेंगे, कभी निबंध इन्होंने कौन से लिखा है, इन्होंने कहानी संग्रह में क्या लिखा है ना। तो ये क्या है कि इनकी कृतियां आ जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा नहीं करना है आपको, 10 लाइन से 12 लाइन के बीच में आपको शॉर्ट करना है। तो यह अगला प्रश्न आता है, और इससे पहले क्या होता है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इस पर 5 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक होता है, इसलिए कुल 10 अंक। ये 15 अंक का सवाल होता है गद्यांश से। तो जो जो चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, मैं उन्हीं चैप्टर पर फोकस करूंगा। और आज से मैं सोच रहा हूं कि कक्षा शाम की लाइव लेने का प्रयास करूंगा, तो उस पर किताब को फोकस करूंगा, मैं खुद फोकस पे नहीं आऊंगा, जिससे किताब में ज्यादा से ज्यादा मैं व्याकरण को और इन गद्यांश को जल्दी से खत्म करके पद्यांश को फिर से रिवीजन क्लासेस से चलाएंगे, जिससे बच्चे हमारे अधिक से अधिक लाभान्वित हो, चाहे किसी भी कोने में बैठे हो। यूट्यूब चैनल का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि यूट्यूब ने इतना अच्छा काम कर लिया है कि इसने सारी चीजें ऐसी कर दी हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए काफी प्लेटफॉर्म इस पे मौजूद हो चुके हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा सहयोग करने की इच्छा रखता हूं, और मैं करूंगा भी, कि बच्चों को ज्यादा कठिनाई ना हो, आराम से क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो उसको जब किताबों को मैं सामने लाऊंगा, कुछ कॉपियां रखूंगा सामने, तो ये करूंगा, तो बच्चों में जो है एक आशा की किरण हो सकता है, हो जो होपलेस हो रहे हैं बच्चे, होपलेस ना होकर के क्या करेंगे, अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, और बेबाक तरीके से लिखने की जो शैली है वो उनमें आ जाएगी। तो देखिए, एक तो आप ये जानिए कि राष्ट्र का स्वरूप ये पाठ है, ठीक है। तो राष्ट्र के स्वरूप को किसी भी राष्ट्र के लिए 3 अंगों का होना बहुत जरूरी है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कोई राष्ट्र है और राष्ट्र में क्या क्या हो सकता है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला नंबर होता है भूमि या पृथ्वी, दूसरा होता है जन, और तीसरा होता है संस्कृति। देखिए, भूमि, जन एवं संस्कृति, ये 3 चीजों के इर्द गिर्द पूरा पाठ घूमता रहता है कि अगर कोई भी राष्ट्र है तो उस राष्ट्र में भूमि का होना, धरती का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर जल ही जल है, उस पर कोई हवाई जहाज, बहुत बड़ी टाइटैनिक जैसी जहाज है, बहुत बड़ी जहाज है, उस पर पूरा एक आयरलैंड बसाया जाए, अगर मान लीजिए बस गया है, तो वह देश नहीं कहा जाएगा। किसी देश के लिए किन चीजों की आवश्यकता है? 3 चीजों की। किसकी? भूमि, भूमि या धरती, भूमि या धरती। तो ये एक तो यह है कि जब भूमि होगी तो उसको हम राष्ट्र कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इन तीनों अंगों का होना जरूरी है। एक अंग तो आपकी स्वीकार कर ली गई, मान लीजिए भूमि है,
तो हम उसे राष्ट्र कहने की इच्छा करेंगे, लेकिन दो शर्तें और भी होनी है। जन, वहां पर पाए जाने वाले लोग, अगर वहां पर लोग हैं, जीव हैं, तो हम उसे राष्ट्र कह सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जीव में कोई सी जीव हो सकते हैं, भाई पशु है, पशु की संस्कृति है, पशु पक्षी और या अन्य जो जानवर हैं, तो उनके कुछ भी या वृक्ष वृक्ष हैं, तो वहां पर क्या है कि इनके द्वारा लोगों इनकी संस्कृति नहीं है, इनकी सभ्यता नहीं है, इनका रहन सहन नहीं है, इसलिए हम उसको देश नहीं कह सकते हैं। लोगों की संस्कृति होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब उनकी संस्कृति होगी, उनका रहन सहन संस्कार होगा, तो ये मान के चलिए कि वह देश कहा जाएगा। तो किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए 3 अंगों का होना जरूरी है। एक तो भूमि हो गया या धरती, दूसरा जल, तीसरी है संस्कृति। तो जन है, लोग हैं और उनकी संस्कृति है, और तो हम उसको राष्ट्र कह सकते हैं। तो कोई भी पैराग्राफ है बच्चों, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि उसमें राष्ट्र, जन या संस्कृति आ रहा है कि नहीं शब्द। अगर आ रहा है तो पहचानने का तरीका यही है कि आप समझ जाइए कि राष्ट्र का स्वरूप, आप पहले तो सभी पाठों के राइटर और उनके जो पाठ के नाम और राइटर, उनके लेखक, ये याद कर लीजिए, तो आपको आसानी होगी समझने में। मैं इसे सीक्वेंस से बताऊंगा कि बहुत तेजी से आप काम कर पाएंगे कि 3 शब्दों का होना बहुत आवश्यक है, भूमि, जन एवं संस्कृति। तो 3 शब्दों को आपने पकड़ लिया कि किसी भी पैराग्राफ में अगर आ रहे हैं, तो पहला प्रश्न जो पूछा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम आप बताइए। तो एक पहला प्रश्न जो होता है, यह बाकी 4 प्रश्नों पर भारी पड़ने वाला प्रश्न है। अगर आपने इस पहले प्रश्न का जवाब दे दिया सही सही कि आपको पता है कि इस पाठ का नाम क्या है और इसके राइटर का नाम क्या है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपके बाकी जो 4 प्रश्न हैं आप उसको सही कर सकते हैं। जब आपको लेखक का पता नहीं है, आपको पाठ का पता नहीं है, तो आपका अगला जवाब आपने सही लिखा है, लेकिन उसको इग्नोर किया जाएगा क्योंकि आपको पाठ के बारे में पता ही नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण कि पाठ का नाम और लेखक का नाम बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राष्ट्र का स्वरूप ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिए। क्लियर। तो यह आपको जानना है कि राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, और यह बात आपने नोट कर लिया अच्छे से। अब उसमें देखना है कि ये 3 शब्द मिल रहे हैं क्या। अगर मिल गए तो हमने लिख लिया। अब कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। जब भी पाठ का नाम लिखें आप, देखिए, तो आप क्या करेंगे, ये सिंगल इन्वर्टेड कामा, इसका यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और जब लेखक का नाम लिखेंगे तो यहां भी आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है तथा इसके लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। यह प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब आप क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर अगले प्रश्न के उत्तर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग बिल्कुल तरीके से, कठिन नहीं है, केवल 10-15 क्लास अगर मेरी हो गई तो मैं समझता हूं कि आपने 10-15 क्लास अगर कर लिया तो हिंदी में अधिकतम अंक प्राप्त करने की योग्यता आप रखेंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार आप इस वीडियो को घुमा घुमा के देखेंगे तो आपको एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आज शाम को मैं इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा, और हो सकता है कुछ और भी इसमें पढ़ाऊं तो लाइव आने का प्रयास करूंगा। तो जो भी साथी इसमें जुड़ना चाहते हैं जुड़ेंगे, नहीं जुड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, ये रिकॉर्डेड पड़ा रहेगा तो आप लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो ये इन्हीं आशा के साथ आप आगे की वीडियो देखते रहें, क्योंकि पूरी वीडियो आपको देखना है। मैंने किताब को फोकस किया है, कैसे आपको क्या करना है, और आगे से मैं क्लियर करूंगा कि और भी अच्छे से वीडियो बना सकूं। तो जो भी सुझाव आमंत्रित हैं सभी के, और सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। देखिए बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो राष्ट्र का स्वरूप आज चैप्टर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर से आपको क्या आना है, किस तरह से आपको लिखना है। तो सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये वासुदेव शरण अग्रवाल वेरी इंपॉर्टेंट हैं जीवन परिचय के हिसाब से। जीवन परिचय और इनकी कृतियाँ ये आनी हैं। तो इसमें इनको हम पढ़ेंगे कि आपको 80 शब्दों में इनका जीवन परिचय लिखना है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। तो 80 शब्दों में लिखने के लिए, जैसे इनका जीवन परिचय है कि इनका नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल,
इनका जन्म जो है, देखिए, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है ना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इन्होंने क्या किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इनको पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया इन्होंने। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हैं हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। ठीक है। और वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो हिंदी की इस महान विभूति का 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। तो ये आपको लिखना है कि तो मेन टॉपिक क्या हो गया कि उनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ। इन्होंने एमए, पीएचडी, डीलिट की उपाधि ग्रहण की और इन्होंने इनके जो मृत्यु हुई थी 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कृतियाँ, इन्होंने जो कृतियाँ लिखी हैं, अब देखिए इतना ही लिखना आपको, बहुत ज़्यादा नहीं है। और कृतियों में इन्होंने लिखा कि निबंध संग्रह, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा आदि। शोध में इन्होंने पाणिकालीन भारत लिखा। संपादन इन्होंने जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी, व्याख्या, बाणभट्ट के हरिश्चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अन्य ग्रंथों का भी संपादन किया। एक बार फिर से आप देखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में इनका हुआ। इनकी शिक्षा एमए, पीएचडी, डीलिट की उपाधि इन्होंने ग्रहण किया था। इन्होंने कहाँ से किया? इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने इस डिग्री को प्राप्त की। इन्होंने पाली, प्राकृत, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन विभाग के अध्यक्ष रहे। वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। इन महान विभूति का 1967 ईस्वी में निधन हो गया। इन्होंने निबंध संग्रह में कृतियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कृतियों को आपको करना है। ठीक है ना। तो कृतियों को आपको लिखना है। तो देखेंगे कि निबंध संग्रह में पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा आदि इन्होंने लिखा। शोध इन्होंने पाणिनिकालीन भारत पर शोध किया इन्होंने। संपादन इन्होंने जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी, व्याख्या, बाणभट्ट के हरिश्चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। इनकी भाषा शैली, डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली जो है उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण है। इनकी भाषा शुद्ध, परिष्कृत एवं खड़ी बोली है। ठीक है। तो आप इनको इतना आपने अध्ययन करना है, आपको इतना ही लिखना है। बहुत ज़्यादा आप इसको लिखने के चक्कर में ना पड़ें। और ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं कि जो पाठ में पूछे जाने वाले पैराग्राफ हैं और इस पर आधारित जो प्रश्न हैं। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम है और राष्ट्र का स्वरूप में 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं: भूमि, जन एवं उनकी संस्कृति। तो कभी भी आप जब बात करेंगे कि जहाँ पर राष्ट्र और जन एवं उनकी संस्कृति, इन 3 चीज़ों की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे पैराग्राफ। देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। देखिए, अंडरलाइन कर रखा है। इस अंडरलाइन को भी पूछेंगे कि इस अंडरलाइन का आप जो है इनको व्याख्या करिए। और देखिए, इसमें प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न पत्र में गद्य भाग से 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और यह प्रत्येक 2 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 2 अंक का। और जो मैंने अभी आपको जीवनी बताया है, देखिए, क्योंकि जीवनी लिखने के लिए भी आनी है और यह जीवनी जो है 5 अंक इसके लिए निर्धारित है। 5 अंक जीवनी की हो गए और 2-2 अंक करके 5 प्रश्न होंगे, जो बहुत ही सरल होगा, आपको कठिन नहीं है। तो 10 अंक ये हो गया, तो कितने हो गए? 15 अंक। तो 15 अंक आपको बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, पैराग्राफ दे रखा है, तो आप यहाँ पर आगे देखेंगे, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में
समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, इसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो हम इसकी बात करेंगे कि ये पूरा पैराग्राफ हमने एक बार पढ़ लिया, दोबारा भी पढ़ सकते हैं कि भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये एक बार पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद तब हम बात करेंगे कि प्रश्न क्या क्या दे रखा है। तो इसमें पहला प्रश्न जो दे रखा है कि उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देना है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया तथा इसके लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ये हर पाठ के लिए होता है। तो आपको बता दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। कभी भी प्रश्न लिखने के लिए आप लोग इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग इस तरह से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे पाठ के नाम के लिए, और राइटर के नाम के लिए भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि वह क्लियर हो जाएगा। आप इसमें हाइलाइटर का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, जिससे ये उभर करके सामने आए कि आपने सही लिखा है। तो देखिए बच्चों, लिखने के लिए आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आपको 2 लाइन जो है, एक लाइन छोड़ करके लिखना होता है। प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर आप लिखेंगे, तो मैं फिर से कॉपी में इसको ले आऊँगा। तो एक प्रश्न खत्म हुआ तो फिर जैसे यहाँ पर खत्म हो गया कि प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, अगले लाइन से फिर अगले प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको, ठीक है ना। और सीरियल से आपको लिखना है प्रश्न नंबर 1 का 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न जो पूछ रहे हैं तो उसमें करें कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है। क्लियर। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, जो रेखांकित कर रखा है इन्होंने। राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल मानी जाती है। निर्मूल और पल्लवित शब्द का क्या अर्थ है। तो अब देखिए, तो सबसे पहला काम यह है कि आप समझ लीजिए कि इस पाठ में भूमि, जन और संस्कृति पूरा 3 पर घूमता हुआ यह पूरा पाठ है। किसी भी पैराग्राफ में अगर राष्ट्र, जन एवं संस्कृति, यानी राष्ट्र के लिए भूमि, जन एवं संस्कृति, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्र आ रहा हो, भूमि आ रहा हो, जन आ रहा हो, संस्कृति ये आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि यह पाठ राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो यह आपको बहुत अच्छा 15 प्रश्नों की तैयारी चल रही है साथ के साथ। तो देखेंगे आप इस पर जो दूसरा प्रश्न पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो अब आप इस पैराग्राफ को पढ़ करके देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण है भूमि और इसका रूप, ठीक है ना, और इसकी उपयोगिता और महिमा के प्रति सतर्क रहना और उसको समृद्ध बनाने पर जो बल दिया गया है, इस पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसमें जो लेखक ने कहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र या देश के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि या धरती के रूप, उपयोगिता एवं महत्व के प्रति सतर्क रहने तथा उसे समृद्ध बनाने की बात पर बल दिया गया है। अब आपने दूसरा प्रश्न कर लिया, फिर एक लाइन छोड़ करके अगला रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आप देखेंगे भूमि का निर्माण देवों ने किया है ना, कि यह भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से, वह प्राचीन काल से चला आ रहा है। और इसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो भौतिक रूप का मतलब होता है कि जैसे कोयला हो गया, पत्थर हो गया, संगमरमर के, है ना, इसमें तेल हो गए, खनिज हो गए, संपदाएँ जितनी हैं, तो ये इनके स्वरूप की जानकारी, वृक्ष हो गए हमारे, ऑक्सीजन हैं, तो इनके भौतिक स्वरूप की जानकारी और उसके सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सतर्क रहना एवं क्या करना, जागरूक रहना हमारा कर्तव्य बनता है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, ठीक है ना, उतना ही राष्ट्रीयता हमारी बलवती होगी, हम उतने ही देशभक्त भी होंगे, उतने बड़े जितना हम इसके लिए जागरूक होंगे। यानी कूड़ा कचरा हमें नहीं करना है, पेड़ों की कटाई छटाई नहीं करनी है, खनिज संपदाओं का दोहन हमें अधिक मात्रा में नहीं करना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें छोड़ना है। यह बात हम कह सकते हैं। यह पृथ्वी सच्चे, अच्छा बस यहीं पर आपको हमें ख़त्म करनी है कि ये टॉपिक यहीं क्लोज हो जाएगा। तो आपने इस व्याख्या को आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल मानी जाती है। तो राष्ट्रीयता की भावना जो है, करें कि
लेखक के अनुसार हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी वस्तुतः पृथ्वी या धरती है। माता, हम क्या कहते हैं, भूमि को माता कहते हैं। कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी धरती से नहीं जुड़ी है, हम अपने धरती से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उस राष्ट्रीयता की भावना को निर्मूल तथा निराधार माना जाता है। हम अगर धरती के प्रति हम प्रेम नहीं करें, क्योंकि हम वहीं का अन्न खा रहे हैं, वहीं से हम जन्म लिए, वहीं मृत्यु को प्राप्त होने हैं, और हमारा इसके प्रति लगाव नहीं है, इसीलिए माता की संज्ञा दी गई है कि यह भूमि हमारी माता के समान है। तो जब संज्ञा दी गई है तो निश्चित रूप से हमारा प्रेम इसमें है। निर्मूल एवं पल्लवी शब्द बिना मूल या जड़ का या मूल्य रहित निर्मूल शब्द है, ठीक है ना, ये निर्मूल कहलाता है। तथा जो हरा भरा एवं लहराता वह पल्लवित वृक्ष हो वह पल्लवित कहलाता है। निर्मूल का शब्दार्थ है बिना जड़ का, तथा पल्लवित शब्दार्थ है जिसमें पल्लव या पत्ते लगे हों, ठीक है। तो यह एक पैराग्राफ जो बात किए हैं, तो इस पैराग्राफ की पूरी व्याख्या और पूरी चीज़ें हो गई, पूरे प्रश्न हो गए। अब देखिए अगला जो पार्ट है, देखो बच्चों, मैं लाइव भी आने वाला हूँ, आज शाम को भी लाइव आ सकता हूँ। आप लोग देखिएगा, मैं टाइम रखूँगा इसका कुछ न कुछ, थोड़ा सेटिंग करनी पड़ेगी, मैं सेटिंग करके फिर इस पे आ जाऊँगा। चाहता हूँ कि लाइव में आ जाएं और किताबों का अध्ययन आपको कराएं, और हिंदी के प्रति ज़्यादा मेहनत ना हो आपकी और समय भी बच जाए। तो आप लोग एक दो बार फिर से पढ़ लेंगे सारी चीज़ें, उतना ही पढ़ाएंगे जितना एग्ज़ाम में आने लायक है। तो आप सभी से अपील है, अनुरोध है कि आप अब रोज़ शाम को एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए कि कोई लिंक आया है, क्या कुछ आया है जिसको मैं देख लूँ और इसके बाद फिर करूँ। तो आज अभी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज शाम से ही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए एक वीडियो अच्छे से लाइव लेकर के आऊँ, और इसके बाद केवल किताब की वीडियो चलेगी उसमें, जिससे अधिक से अधिक पढ़ाई हो सके, समय को ज़ाया न किया जा सके। तो इंतज़ार कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा शाम को रोज़ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।